हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे से अपने PT2 एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक क्लास 6 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी आपका, जैसे कि आप लोग को पता ही है, टोटल मार्क्स 40 होता है और टाइम 90 मिनट्स दिया जाता है। और इसमें सामान्य निर्देश में ये दिया गया है कि आप लोग को सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सुलेख अपना हैंड राइटिंग आपको क्लियर रखना है और स्पेलिंग्स को क्लियर रखने हैं। और सभी प्रश्नों के अंक, जो मार्क्स होते हैं ना, कितने मार्क्स मिलेंगे, वो साइड में आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन जो पेपर होगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले अपठित बोध आएगा, इसका मतलब अनसीन पैसेज। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ अलग से दिया जाता है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ के आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। और उसके बाद आता है किसी भी एक पोएम से आपका एक पैराग्राफ। आप लोग ने जो भी पोएम पढ़े होंगे उसका एक पैराग्राफ, जैसे कि यहाँ पे चेतक वाला पोएम से दिया गया है ना। और ये सारे उसके कुछ MCQ क्वेश्चंस उस बेसिस पे रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है पठित अवबोध। पठित अवबोध में आपके बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ना, सारे चैप्टर्स के पोएम और सारे मिला के आते हैं पठित अवबोध में। उसके बाद व्याकरण आते हैं 5 मार्क्स के। ये हमेशा ज़्यादातर 5 मार्क्स के आते ही है सारे KV में। और आप लोग अपना देख लेना, आप लोग का किस तरह से पिछले साल पूछे गए थे। वैसे सब जगह 5 मार्क्स के ही आते हैं। उसके बाद रचनात्मक लेखन में, मतलब क्रिएटिव राइटिंग, तो उसमें आपका ऐसे देखो, यहाँ पे अनुच्छेद लेखन लिखा गया है। इसका मतलब होता है आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, एक पैराग्राफ लिखने से हो जाएगा। ऐसे आने से वो निबंध होता है, वो बड़ा होता है। आप लोग को अनुच्छेद आता है 80 to 100 वर्ड्स में आपको उसे लिखना होता है। कुछ टॉपिक्स दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग टॉपिक देखो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना, परिश्रम का महत्व, प्रातःकालीन सैर, इसका मतलब मॉर्निंग वॉक, इसके ऊपर ऐसे लिखने दिया था। फिर अपने मित्र को पत्र लिखना है, यहाँ पे दिया गया है। इन सब के आंसर्स मैं नीचे में डाली हुई हूँ। ठीक है, जैसे कि अलग से PDF बना के, यहाँ तक क्वेश्चन था आपका। उसके बाद एप्लीकेशन था और ये था संवाद लेखन था। ये सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर से एक एक करके यहाँ पे PDF बना के अटैच किया हुआ है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपठित बोध से। तो पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। देखो, परोपकार की भावना जीवन को ऊंचा उठाने वाली है। परोपकार का मतलब क्या होता है? दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, है ना। परोपकारी जीवन वास्तव में वही है जो अपनी ओर से भी विमुख रहे। परोपकारी जीवन ऐसा है कि जो अपने बारे में ना सोचते हुए औरों के बारे में सोचे, उसके सम्मुख दूसरे का भला ही हो, है ना। दूसरे का हमेशा भला करे। वह उठते बैठते सोते जागते हर समय दूसरों का ही चिंतन करे। अपने बारे में ना सोचते हुए हमेशा हर वक्त दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी हो, है ना। अगर किसी का दुख, अगर किसी के फैमिली में कुछ चल रहा है, उसको मतलब सुन के दुखी हो, और किसी का, दूसरों को मान लो प्रमोशन किसी को मिला, उसका प्रमोशन से सुखी हो, है ना। परोपकारी की यह भावना उसकी आत्मा को विकास और विस्तार प्रदान करती है। तो जो कोई भी इंसान ऐसा परोपकार होता है तो ये भावना से उसकी आत्मा और भी विकास, मतलब और भी ज़्यादा दयालु होते जाता है ना। उसे एक अनोखी आत्मिक शांति मिलती है। जैसे कि मतलब उस इंसान को आत्मा में शांति मिलना बोलते हैं, हाँ। अंदर से उसको कुछ अच्छा फील होता है। मानसिक शुद्धता के साथ साथ चारित्रिक पवित्रता भी प्राप्त होती है। तो मानसिक शुद्धता के साथ साथ चारित्रिक अपना वेलबींग भी होता है। अपना भी जो बुराइयाँ होता है ना, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं। परोपकारी का जीवन समाज के लिए आदर्श बन जाता है। जो लोग परोपकार करते हैं, है ना, दूसरों के ऊपर हमेशा अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो वो एक समाज के लिए आदर्श बन जाते हैं। लोग उनको बारे में बोलते हैं, देखो वो कितना अच्छा इंसान है, दूसरों हमेशा सबका मदद करता है ना। आदर्श, उसको बोलते हैं आदर्श बन जाना। और लोग उसे देवता मानने लगते हैं, भगवान की तरह मानने लगते हैं, क्योंकि जनसाधारण और देवता में यही अंतर है। तो यही अंतर है, जनसाधारण मतलब नॉर्मल पीपल्स में और भगवान में। भगवान हमेशा दूसरों के बारे में, जितने मनुष्य है, नॉट ओनली मनुष्य, जितने एनिमल्स, इन सब के बारे में सोचते हैं, मगर जो लोग होते हैं ना, ज़्यादातर अपने बारे में ही सोचते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में यही लिखा हुआ था कि जनसाधारण अपने लिए और देवता दूसरों के लिए सोचते हैं। तो ये था आपका अनसीन पैसेज। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग नीचे देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है किसकी भावना जीवन को ऊँचा उठाती है? क्या चीज़ की भावना जीवन को ऊँचा उठाती है? तो यहाँ पे देखो, नंबर 2 में सत्कार की, माँ की,
तो कैसी भावना? परोपकार की भावना, है ना, हमने ऊपर में पढ़ा था। परोपकार की भावना से क्या मिलता है? तो शांति मिलती है, ठीक है। सुख दुख थोड़ी ना होगा, अनोखी भी नहीं होगा। परोपकार से मानसिक शुद्धता के साथ साथ और क्या मिलता है? जस्ट हमने पढ़ा, मानसिक शुद्धता के साथ साथ चारित्रिक पवित्रता भी बढ़ता है। परोपकारी का जीवन किसके लिए आदर्श होता है? परोपकारी जो लोग करते हैं उसका जीवन किसके लिए आदर्श होता है? दूसरे लोगों के लिए, है ना, समाज के लिए। जनसाधारण किसके लिए सोचता है? नॉर्मली जो लोग होते हैं ना, वो किसके लिए सोचते हैं? वो लोग अपने लिए सोचते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 2। दिए गए काव्यांशों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश मतलब, काव्य मतलब होता है कविता, है ना। कविता का कुछ लाइन दिया गया, उनको आपको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए ना उनको आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये देखो, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो ये हम किस पोएम से लिया गया था? ये चेतक की वीरता, है ना। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, हम देखते हैं। काव्यांश में किसकी वीरता का वर्णन है? ये जो पैसेज दिया गया ना, इसमें किसे वीर बताया गया है? तो ऑब्वियसली देखो, राणा चेतक को ही, चेतक कौन था? एक घोड़ा था राणा प्रताप जी का, तो उनको ही वीर, उनके वीरता, चेतक के वीरता के बारे में इस पैसेज में बताया गया है ना। नेक्स्ट, चेतक युद्ध के मैदान में क्या भरकर अपनी वीरता को दिखाता था? तो युद्ध के क्या भरकर? तो हमने पैसेज में देखा ना, चौकड़ी भरकर दिया हुआ था ना, तो ये होगा चौकड़ी। चौकड़ी का मतलब होता है कि छलांग मारना, ठीक है। छलांग मार मार के वो दूसरों को कुचला करता था, जो अगेंस्ट टीम में जो ब्रिटिशर्स लोग थे ना, उन लोगों को। चेतक की चलने की गति थी। चेतक की चलने की गति कैसी थी? तो ये, सॉरी यहाँ पे आंसर देना भूल गई, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, तीव्र। तीव्र मतलब बहुत तेज था उसका चलने का गति, वो धीरे धीरे नहीं चलता था। नेक्स्ट, घ में चौकड़ी का अर्थ यहाँ पे पूछ ही दिया था। चौकड़ी का अर्थ होता है छलांग, ठीक है, छलांग मारना, भूलना मत आप लोग। चौकड़ी का अर्थ होता है छलांग मारना। नेक्स्ट, चेतक के वीरता नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पोएम था जो आप लोग को दिया गया था, चेतक की वीरता, इसको किसने लिखा था? तो ये था श्याम नारायण पांडे जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया आपका, जितने भी, ये आपका ख़त्म हो गया ये पार्ट। तो यहाँ पे आपका 10 मार्क्स चला गया, ठीक है। दोनों में 5-5 मार्क्स थे, तो 10 हो गए। अब ये इसमें आएगा 2 × 5, मतलब आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए गए थे। आप क्वेश्चन पेपर में ऊपर देख लेना स्क्रॉल करके, उसमें से किन्हीं 5 को ही आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 के उत्तर दे दिए थे। जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप लोग का एग्ज़ाम हो गया तो आप लोग मिला के देख लेना आप लोग का आंसर सही है या नहीं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स का है ना, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आंसर। जलाते चलो कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए कौन सा वर्ड्स का उदाहरण दिया गया था? जो अमावस, है ना, तूफान, निशा, शिला, इन सब का उदाहरण दिया गया था। नेक्स्ट, बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। बिहू जो असम का जो त्यौहार होता है ना, वो कृषि आधारित होता है, मतलब फार्मर रिलेटेड, है ना, फार्मिंग रिलेटेड होता है। तो फिर कैसे, इसको आपको लिखना है कि कैसे ये बिहू जो है कृषि रिलेटेड है त्यौहार, आपको बताना है। देखो, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जब किसान खेतों में बीज बोते, जब बीज बोते हैं ना तब। दूसरी बार तब जब वे खेतों में धान रोपते हैं, है ना, बीज से जब छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं, सैपलिंग्स, फिर उनको अलग जगह बोना होता है। और तीसरी बार तब जब खेतों में अनाज पककर तैयार हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार बिहू कृषि के विभिन्न समयों पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस तरह से हम कह सकते हैं बिहू जो है ना, वो असम का जो त्यौहार है वो अलग अलग कृषि का ही, फार्मिंग रिलेटेड ही अलग अलग समयों पे मनाया जाने वाला ये एक त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया था? आप लोगों को तो पता ही होगा, कृष्ण माँ यशोदा को माखन न खाने की जब अनेक तर्क देते हैं। कृष्ण भगवान जो है ना, माँ यशोदा को बोलते हैं, बहुत सारे बहाना करते कि नहीं लेने का, उन्हें बहुत सारे तर्क देते रहते कि मैंने तो माखन नहीं चुराया। हाँ, तब कृष्ण की बातों से माता का मन मोहित हो जाता है। तो माता यशोदा जो होती है वो बहुत, उनके इतने प्यारी बातें सुनकर उनका मन बहुत मोह जाता है, ठीक है, बहुत, मतलब वो प्रसन्न हो जाती हैं। जिसके बाद माता यशोदा मुस्कुराकर कृष्ण को गले लगा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मगर उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्ष्या। किनकी आँखों में सत्कार था और किनकी आँखों में ईर्ष्या थी और क्यों, ये आपको लिखना है। जब सरदार सुजान सिंह ने राज दरबार में दीवान के पद पर जानकी नाथ के चयन की घोषणा की, जब सरदार सुजान सिंह ने जानकी नाथ को जब दीवान के पद के लिए मतलब घोषणा किया था, तो रियासत के कर्मचारी और रईसों की ने जानकी नाथ की तरफ देखा। जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे कोर्ट में काम किया करते थे, जो बड़े बड़े रिच पीपल लोग थे, तो वो लोग सब ने मिलकर जानकी नाथ की तरफ देखा। उन आँखों में जानकी नाथ के प्रति आदर और सत्कार का भाव था। ठीक है, तो उन लोग उनके आँखों में जानकी नाथ के प्रति आदर था, रिस्पेक्ट था और सत्कार था। ठीक है, इसके ठीक विपरीत और इसके ठीक अलावा दीवान के पद की प्राप्ति हेतु पधारे अन्य जो उम्मीदवार थे और जो कॉम्पिटिटर्स लोग थे, जो लोग और भी लोग आए थे दीवान पद के लिए, है ना, चूज़ होने के लिए, तो वो लोग तो चूज़ नहीं हुए, वो लोग हार गए। तो उन लोगों के आँखों में जानकी नाथ जी के लिए क्या था, ईर्ष्या थी, मतलब जेलस भाव था, है ना। वहाँ के जो कर्मचारी थे, मान लो उस राजा का सुजान सिंह था ना, सुजान सिंह के कोर्ट के जो बाकी कर्मचारी लोग थे, उनके मन में जानकी नाथ के लिए रेस्पेक्ट था कि कितना अच्छा भला इंसान है। मगर वहीं अपोजिट जो लोग जो उम्मीदवार लोग थे, जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो लोग दीवान बनने के लिए यहाँ पे कंपटीशन करने आए थे, वो लोग जब नहीं बने तो उनको जानकी नाथ के लिए उनके मन में बहुत ईर्ष्या थी, मतलब जेलस था। ठीक है, नेक्स्ट, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। तो ये जलाते रहो पोएम का है। कविता में स्नेह भरा ज्ञान का दीपक जलाने और बुराइयों का अंधेरा मिटाने की बात कही गई है। ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट, चेतक को देख दुश्मन क्यों दंग रह गए थे। चेतक को देखकर जो दुश्मन लोग थे वो लोग क्यों दंग रह गए थे। चेतक को देख दुश्मन दंग रह गए थे क्योंकि वह एक अद्भुत घोड़ा था, है ना, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था वो। वह अपने तेज दौड़ने, वीरता और स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता था। उसको सबको जानते थे कि वो इतना तेज दौड़ सकता है, वो इतना वीर है और वो हमेशा अपने मालिक का कहना मांगता है। साथ ही वह अपने पैरों से दुश्मनों को भी कुचल देता था। ठीक है, इसके कारण जो दुश्मन थे वो दंग रह गए थे उनको चेतक को देखकर। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर्स खत्म। अब आ गया व्याकरण। तो क्वेश्चन आंसर से टोटल 10 मार्क्स के। अब व्याकरण आएगा 5 मार्क्स का। व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। देखो, निशा और उजाला के 2 समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी मतलब क्या होते हैं? देखो, समानार्थी मतलब वर्ड्स में ही है समान, है ना। तो निशा का सेम रिलेटेड आपको वर्ड लिखना है, उजाला के लिए मतलब पर्यायवाची शब्द लिखना है, आप कह सकते हो। तो निशा का समानार्थी शब्द हो गया, निशा का मतलब होता है रात और अंधेरा, और उजाला का होगा आपका प्रकाश और रोशनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विलोम शब्द लिखना है, तो हंसना का होगा रोना, है ना, और शांति का होगा अशांति। सही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाइए। तो देखो, पत्थर में अगर हम ईला जोड़ दे, ईला, है ना, ईला क्या एक प्रत्यय है, पत्थर में अगर ईला लगा दे तो ये पथरीला हो गया, एक विशेषण बन गया, एडजेक्टिव। और काटा का होगा कटीला, सॉरी यहाँ पे होना चंद्रबिंदु होना चाहिए था क के ऊपर, ठीक है, कटीला। आप लोग काटीला मत लिख देना, कटीला होगा, ठीक है, क के ऊपर चंद्रबिंदु, फिर ट में एक ही मात्रा ला। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति योजक शब्द से कीजिए। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग मतलब योजक चिन्ह मतलब इंग्लिश में हो गया कंजंक्शन वर्ड से। ऐसे वर्ड्स जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पे यूज़ करने थे। तो स्टार्टिंग में ही डैश दिया गया था, यहाँ पे डैश था और यहाँ पे देखो, डैश मुझे पता होता कि पंचमी बुरा मान जाएगी, डैश में यह बात न करती। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे पता होता, ऑब्वियसली अगर मुझे यह पता होता कि पंचमी बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात ना करती, है कि नहीं। तो ये सब बस आपको बस सेंटेंस पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिखना क्या है। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है, वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, ठीक है। बहुत बच्चे नहीं जानते वर्तनी का मीनिंग होता है स्पेलिंग। शुद्ध मतलब सही स्पेलिंग वाला आपको वर्ड यहाँ से चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्श, यह स्पर्श दिया है, ये वाला सही है स्पर्श का। रोमन नंबर 2, ये वाला सा इसमें लगता नहीं है, यहाँ पे सपार्श है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रचनात्मक लेखन में आपका, ये 5 मार्क्स का है। इसमें आपको किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो किसी एक पर तो क्या क्या दिया गया आप लोग देख सकते हो। पहला है राष्ट्रीय ध्वज हमारे तिरंगा के ऊपर,
फिर है परिश्रम का महत्व, है ना, फिर प्रातःकालीन सैर। हम लोग एक एक करके सारा फटाफट रीड कर लेते हैं एक बार। देखो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तिरंगा के बारे में तो सबको लिख सकते हैं ना। देखो, राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश के लिए स्वतंत्र राष्ट्र होने की पहचान है। जिस किसी भी देश का कोई तिरंगा है, इससे हमें यह पता चलता है कि वो देश जो है ना वो किसी के अधीन नहीं है ना, वो स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट देश है। तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमारा जो तिरंगा है ये हमारा नेशनल फ्लैग है। इसमें 3 रंगों की 3 पट्टियाँ हैं। इसमें 3 कलर्स होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, जिसे हम सैफरन कहते हैं, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा, सबसे नीचे का ग्रीन कलर है। केसरिया रंग वीरता एवं बलिदान का प्रतीक है। जो सैफरन कलर होता है ना वो ब्रेव को सिंबलाइज करता है। सफ़ेद रंग शांति का तथा हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सिंबलाइज करता है पीस को, और हरा जो ग्रीन होता है ना वो खुशहाली को, प्रोस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है। सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच एक चक्र है जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। आप लोगों को तो पता ही है ना, फ्लैग के बीच में ऐसे चक्र है ना, तो ये अशोक के सारनाथ से लिया गया था। यह चक्र हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो इससे हम क्या सीखते थे, चक्र से क्या करते हैं, हमें गांधी जी का चरखा था ना उससे लिया गया था ये। असल में पहले वहाँ से वहाँ पे लेते हैं सारनाथ का उसमें, फिर वहाँ से इधर लिया जाता है। तो ये चक्र हमें ये सिखाते हैं कि हमें निरंतर कार्य करते काम करना चाहिए। यह तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है ना, यह हमारी पहचान है। हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से छोटा सा पैराग्राफ आप लिख के इसको एंड कर सकते हो। नेक्स्ट है परिश्रम का महत्व। देखो, परिश्रम का महत्व का मतलब, परिश्रम का मतलब क्या होता है, हार्डवर्क करना का महत्व मतलब इम्पोर्टेंस। मानव जीवन में परिश्रम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यह सभी प्रकार की उपलब्धि अथवा सफलता का आधार है। सफलता एक साथ होना चाहिए था, ठीक है, एक साथ अलग अलग हो गया, एक ही साथ। मतलब लोगों को किसी भी तरह का जब कोई उपलब्धि होता है, मतलब कोई चीज़, कोई अच्छा पोस्ट पे जाता है ना, अगर आप लोग बच्चे हो, आप लोग अच्छे से पढ़ते हो तो अच्छा मार्क्स मिलता है, वो ऐसे थोड़ा ना मिलेगा। तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, यानी कि हार्डवर्क करना पड़ता है। परिश्रमी मनुष्यों ने मानव जाति के उत्थान में अति योगदान दिया है। तो परिश्रमी जो लोग है ना, वो मानव जाति मतलब इंसानों का जो इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। हमारी वैज्ञानिक उन्नति के पीछे अथक परिश्रम का बहुत बड़ा योगदान है। और साइंटिफिकली भी जो हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग जो इतने हार्डवर्क करते हैं ना, इसके वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। अपने परिश्रम के सहारे मानव सुदूर अंतरिक्ष में जा पहुँचा है। जो साइंटिस्ट लोग इतना मेहनत करते हैं जिनके कारण आज मनुष्य मतलब स्पेस में जा पहुंचा है। अतः परिश्रम से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी परिश्रम से भागना नहीं चाहिए, ठीक है, हमें आलस नहीं बनना चाहिए। जिसे राष्ट्र के नागरिक परिश्रम को महत्व नहीं देते, यहाँ पे जिससे नहीं होगा, जिस होगा, ठीक है, जिस राष्ट्र के नागरिक परिश्रम को महत्व नहीं देते वह राष्ट्र संसार के अन्य देशों से पिछड़ा जाता है। तो जहाँ के लोग, जिस भी देश के लोग परिश्रमी नहीं होते, परिश्रम नहीं करते, वो दूसरे देशों से हमेशा पिछड़े हुए ही रहते हैं। यही कारण है कि हमारे महापुरुषों ने लोगों को परिश्रम करते रहने की सलाह दी है ना। हमारे जो पूर्वज थे वो लोग हमेशा हमें कहते थे कि परिश्रम करना चाहिए हमें। केवल इच्छा करने से नहीं बल्कि किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। ओनली बस सोचने से नहीं होता है। कुछ अच्छा पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आप लोग इस तरह से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना लंबा लंबा अगर याद नहीं होता है तो भी आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रातःकालीन सैर। इसका मतलब मॉर्निंग वॉक। तो प्रातःकाल की सैर का आनंद अनूठा होता है। सुबह सुबह वॉक करने का जो मज़ा होता है ना, उसका बात ही अलग होता है। इस समय वातावरण शांत होता है एवं स्वच्छ होने से तन मन को अद्भुत शांति एवं राहत मिलती है। न गाड़ी होता है बाहर में, है ना, सब कुछ शांत होता है। प्रातःकालीन की सैर से व्यक्ति निरोगी रहता है। लोग जब सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, वो लोग को निरोगी मतलब हेल्थ खराब नहीं होता। दिन भर कार्य करने की ताकत एवं दिन भर के काम करने के लिए एनर्जी मिल जाता है। कार्य करने में मन लगता है और थकावट नहीं होता। दूसरे काम करने में मन लगता है और थका हुआ भी फील नहीं होता है। प्रातःकालीन सैर से अनेक रोगों को निवारण होता है। सुबह सुबह वॉक करने से बहुत सारे रोग भी ठीक होते हैं। शरीर को शुद्ध प्रदूषण रहित हवा प्राप्त होती है और हमारे शरीर को
मतलब अच्छा हवा मिलता है, उसमें कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं होता है सुबह के समय में। पाचन शक्ति बढ़ता है। मोटापा मतलब तो बताइए फैट होना। मधुमेह मतलब डायबिटीज़ इत्यादि बीमारी से भी धीरे धीरे छुटकारा मिल जाता है। अतः प्रातःकाल की सैर अनेक रूपों में लाभदायक सिद्ध होती है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, सुबह मॉर्निंग वॉक करने से बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। हमें प्रातःकाल की सैर को आनंद अवश्य उठाना चाहिए, मतलब हमें भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये तो अपने मित्र को लिखने दिया है। और दूसरा वाला देखते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो देखो बच्चों, एप्लीकेशन जो होता है ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। जो हम अपने दोस्तों को, मम्मी पापा को, है ना, दादा दादी को, मामा मामी को लिखते हैं, वो सारे होते हैं इनफॉर्मल, मतलब अनौपचारिक लेटर, है ना, अनौपचारिक पत्र। और ये जो हम लोग स्कूल को लिखते हैं, टीचर को लिखते हैं ना, प्रिंसिपल को, या फिर किसी ऑफिस के डायरेक्टर को, किसी ऑफिसर को, है ना, तो वो सारे होते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स, यानी कि औपचारिक लेटर। तो इन दोनों के कुछ रूल्स होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मार्क्स कटने का चांसेस होता है आपका औपचारिक वाले में। ज़्यादातर आप लोग कोशिश करना कि अगर आप लोग को आता है तो अनौपचारिक लेटर लिखो, ये वाला इजी होता है, इसमें मार्क्स कम करता है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं कि बस यही करो, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करके जाया करो। पता नहीं एग्ज़ाम में कौन सा आ जाए और आप लोग को कौन सा ज़्यादा इजी लग जाए, है ना। बस कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आप लोग को जानना चाहिए, कुछ कहाँ पे क्या लिखना चाहिए, उतना लिखने से हो जाता है। तो देखते हैं, देखो पहले मैंने यहाँ पे ऊपर वाला लिखा है फ्रेंड वाला। देखो यहाँ पे जब आप लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे जब आप जिसको भी सेंड कर रहे हो ना, उसका एड्रेस आएगा यहाँ। मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर कुछ जगह का नाम नहीं लिखना है तो आप क ख ग घ भी लिख दे सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में हम XYZ लिखते हैं ना, इस तरह से। मान लो ऊपर में कुछ दिया गया है कि मान लो आपका दोस्त यहाँ पे दिल्ली में रहता है, हाँ, तो आप यहाँ पे दिल्ली लिखोगे। यहाँ पे कोई जगह नाम नहीं दिया ना, तो इसलिए मैंने अपना मन से गाज़ियाबाद ऐसे लिख दिया है। उसके बाद आप लिखोगे डेट। हमेशा प्लेस के बाद आता है डेट, ये याद रखो। फॉर्मल लेटर चाहे किसी को भी लिख रहे हो, सबसे पहले ऊपर में आएगा प्लेस, उसके नीचे आएगा डेट। उसके बाद जैसे कि आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो यहाँ लिखना होगा प्रिय मित्र अंकित, है ना, प्रिय मित्र अंकित। और फिर मधुर स्नेह कुछ भी लिखना, नमस्कार भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप अपना बातें स्टार्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो, मैं यहाँ सकुशल हूँ, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सकुशल होंगे। आशा करती हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे होंगे। तुम्हें याद दिलाने के लिए आवश्यकता नहीं है कि मेरा जन्मदिन 30 जनवरी को आता है ना, कि तुमको तो याद दिलाने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा जन्मदिन तुमको तो मुझे पता ही होगा, जो कि 30 जनवरी को है। हर वर्ष की तरह इस बार भी मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर निमंत्रित करता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपना बात कह दिया कि मैं आपको भी यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है, तुम्हें भी अवश्य आना है। कार्यक्रम गत वर्ष की तरह, मतलब पिछले वर्ष की तरह ही, प्रातः 10 बजे हवन होगा, दोपहर को भोजन और सायंकाल को सब मिलके केक काटेंगे कि रस्म एवं गीत संगीत गाना बजाना ये सब होगा। फिर मुझे आशा एवं विश्वास है कि तुम नियत समय पर पहुंच जाओगे, मतलब मैं श्योर हूँ कि तुम सही समय पे आ जाओगे। फिर लास्ट में धन्यवाद। तो ये सब बस याद रख लेने से होगा, कहाँ हम क्या लिखते हैं। बस बीच में तो आपको जो मन करता है वो उसको पुट कर देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर लास्ट में लिखना मत भूलना तुम्हारा मित्र, कुछ भी जो आपका नाम लिखना। अगर आपका नाम यहाँ पे नहीं कुछ मेंशन है तो इस तरह से आप कुछ भी लिख देना, तुम्हारा मित्र आयुष, या फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट था विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र लिखना, है ना, मतलब छुट्टी के लिए। तो देखो सेवा में लिखेंगे सबसे पहले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर हम किसे लिख रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल को, तो लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। हाँ, अगर वो हेडमिस्ट्रेस है तो हम यहाँ लिखेंगे महोदया। ठीक है, यह में आ की मात्रा लग जाएगा, महोदया। फिर PMC केंद्रीय विद्यालय मैंने स्कूल का लिख दिया। यहाँ पे जो भी आप लोग लिखना, जहाँ के भी हो आप लोग। फिर यहाँ पे मैंने गुवाहाटी असम लिख दिया। फिर विषय 2 दिन के यहाँ पे नीचे, मतलब वो आपका जो स्कूल है ना, कहाँ पे, उसका एड्रेस नीचे लिखेंगे। तो ये है फॉर्मेट आपका इसका, मतलब फॉर्मल लेटर का। ऊपर वाला अलग था, ठीक है, जिससे हम पहले प्लेस फिर डेट लिखा था, वो अलग था। यहाँ पे जिसको हम संबोधन करते हैं ना, वो पहले आ जाता है। फिर हम लोग ये विषय
औपचारिक लेटर में बहुत ही ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। फिर लिखेंगे हम विषय। विषय क्या है? तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? अवकाश चाहिए, है ना, छुट्टी के लिए। तो 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र कि 2 दिन मुझे छुट्टी चाहिए, इसके लिए ये एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, जैसे हम लिखेंगे महोदय, तो इसको जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ना, उसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया जाता है, टू द पॉइंट आपको लिखना होता है, उसको ख़त्म करना होता है। देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, सविनय निवेदन है कि मैं, ज़्यादातर लेटर्स ऐसे ही स्टार्ट होता है, मैं इस विद्यालय की 6ठी ए की छात्रा हूँ, ठीक है। कल विद्यालय से वापस आने के बाद मुझे बुखार आ गया और सिर में दर्द हो गया। डॉक्टर ने दवाई देकर 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2025 तक विद्यालय में उपस्थित होने से असमर्थ हूँ, ठीक है। तो क्या बताया कि मैं आपके स्कूल में क्लास 6A की स्टूडेंट हूँ और मुझे स्कूल से आने के बाद बुखार हो गया, तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे 2 दिन रेस्ट लेने बोला, तो मैं इन 2 दिन स्कूल में नहीं आ पाऊँगी। अतः आपसे अनुरोध है कि 2 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली आप मुझे 2 दिन के लिए लीव ग्रांट कर दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जैसा आप लोग लिखोगे, नाम लिख देना आप अपना। यहाँ पे मैंने लिख दिया अंशु शर्मा। फिर नीचे 6ठी ए आपका क्लास सेक्शन लिखना है, रोल नंबर लिखना है और डेट। ये फॉर्मेट आप लोग लर्न कर लेना। अगर ये वाला आता है, छुट्टी का पूछा जाना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है, ज़्यादातर स्कूल में पूछते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में संवाद लेखन कीजिए। तो संवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, एक दूसरे से हम कैसे बातचीत करते हैं ना, उसी को डायरेक्ट स्पीच में आपको यहाँ लिखना होता है। तो इसमें दिया गया 5 मार्क्स। तो पहला संवाद जो है, सब्जी वाले और ग्राहक के बीच हुई वार्तालाप। मतलब मान लो कोई सब्जी वाला है और कोई कस्टमर है जो कि सब्जी खरीदने गया है, उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रहे हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। तो फिर पहला वाला पहले देख लेते हैं। देखो, सब्जी वाले और ग्राहक के बीच वार्तालाप, ये पहले आप जो टॉपिक है वो पहले लिख लेना। उसके बाद देखो, मान लो ग्राहक ने बोला, नमस्ते भाई साहब, क्या ताज़े टमाटर हैं? ग्राहक ने, जो कस्टमर है ना, उसने सब्जी वाले से बोला, नमस्ते भाई साहब, क्या ताज़े टमाटर है? तो सब्जी वाले ने बोला, नमस्ते जी, जी हाँ, ये ताज़े टमाटर है, अभी थोड़ी देर पहले लाया हूँ, आपको कितने चाहिए, है कि नहीं। ग्राहक ने बोला 2 किलो दे दो, और हरी मिर्च कितने की है? सब्जी वाला बोला, हरी मिर्च 50 रुपये किलो है, बहुत तीव्र और ताजगी वाली है, आपको कितनी चाहिए? उसने बोला हरी मिर्च जो है ना 50 रुपये किलो है और बहुत ज़्यादा तीखी है और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी है। तो ग्राहक ने बोला आधा किलो दे दो, और आलू कितने की है? तो इस तरह से ये थोड़ा सा डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद लास्ट में आप एंडिंग इस तरह से करना, जब सब कुछ उसको रुपए दे दिए, देखो कितना हुआ, कुल 180 रुपीज़ हुए थे। ग्राहक ने 200 रुपये दिए और 20 रुपये ग्राहक ने बोला कि ये आप ऐसे ही रख लो, मान लो सपोज ऐसे ही ज़्यादा दे दिया। तो सब्जी वाला खुश हो गया, उसने बोला धन्यवाद जी, खुश रहिए, फिर आइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना था संवाद। नेक्स्ट था 2 दोस्तों के बीच क्रिकेट वर्ल्ड को लेकर वार्तालाप। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, मान लो 2 दोस्त हैं, उन दोनों का नाम है रोहन और सुमित। रोहन बोलता है, यार सुमित, तुम्हें पता है इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीतने वाली है? तो सुमित को, मुझे तो लगता है कि भारत की टीम ही जीत सकती है, विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म शानदार है ना। फिर रोहन बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन इंग्लैंड भी बहुत मजबूत है, उनका बैटिंग लाइनअप ज़बरदस्त है। सुमित बोलता है, पर भारतीय टीम की गेंदबाजी खासकर जसप्रीत बुमराह बहुत दमदार है, अगर पिच भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से रही तो हम जीत सकते हैं। रोहन बोलता है, बिल्कुल, वैसे तुम किसे सपोर्ट करते हो? सुमित बोला, मैं तो भारत को ही सपोर्ट करता हूँ, और तुम? रोहन बोला, मैं भी भारत को ही सपोर्ट करता हूँ, इस बार हम चैम्पियन बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ लिख सकते हो, इसी को कहते हैं संवाद लेखन, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर्स आप लोग का, ये जैसा क्वेश्चन पेपर था आपके एग्ज़ाम्स में भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। इस पेपर को भी आप लोग रिवाइज़ कर लेना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पे मैं क्लास 6, 7 और 8 के क्वेश्चन पेपर्स कॉन्टीन्यूसली डाल रही हूँ, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाए, और भी क्वेश्चन पेपर्स आप लोग को मिलते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।
आप लोग के कौन कौन से एग्ज़ाम्स हो गए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।